नमस्कार, एनडीटीवी प्रॉफिट पर आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में इस समय हम भोपाल में हैं, जहां पर अब से कुछ ही दिनों में 24-25 फरवरी को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 होने जा रही है। यहां पर देश विदेश के निवेशक और साथ ही उद्योगपति भी भोपाल आएंगे और मध्य प्रदेश को किस तरह से औद्योगिक क्रांति के लिए लेकर जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी, निवेश भी किया जाएगा। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट पर। सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है कि मध्य प्रदेश, जिसकी पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर होती है, जिसने कि देश में कृषि विकास दर में नई ऊंचाइयों को छुआ, वो कहीं लगता है कि औद्योगिक क्रांति में पीछे छूट गया था। आप इसको औद्योगिक क्रांति की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, तो क्यों मध्य प्रदेश में कोई आकर के निवेश करे? देखिए, मध्य प्रदेश कई कारणों से लोगों को आकर्षित करता है और हमारे प्रदेश की नीड भी है दो तरह से। अब मैं राज्य की दृष्टि से बताऊंगा तो राज्य की भौगोलिक स्थिति यह है कि यह देश का मध्य में है। अगर कोई भी अपने उत्पाद बनाता है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के कहीं किसी हिस्से में या विदेश में भी पहुंचाना तो बहुत उसको सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जा सकता है। राज्य के अंदर देखो तो ना यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है, हमारे पास बिजली सरप्लस है, पर्याप्त राजमार्ग है, रेल मार्ग है, जो उद्योग लगाने वालों को चाहिए वो सब कुछ है। फिर अलग अलग सभी प्रकार के क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूलता है। इसमें माइनिंग भी है, खास करके इंडस्ट्री के लिए माइनिंग सेक्टर के अलावा भी अपन देखें तो हमारा मेन पावर भी बड़े पैमाने पर है। आईटी से लेकर के सब सेक्टर में काम कर सकते हैं। कॉटन देश का 43% अकेला मध्य प्रदेश में होता है, तो रेडीमेड गारमेंट से लेकर के दूसरी संभावना भी है। ऐसी बहुत सारी अनुकूलता है। लेकिन मोहन जी, बात जब होती है मध्य प्रदेश की, तो आपको तो याद ही होगा कि अब से 3 दशक पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में रखा जाता था कि ये बीमारू राज्य है, यहाँ पर तो विकास हो ही नहीं सकता। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि अगर 2 दशक पहले की बात करें, 2003-4 में, तो जो औद्योगिक विकास दर थी मध्य प्रदेश की, वो नेगेटिव में थी, और अब जाकर के जो है काफ़ी कह सकती है अब 2 अंकों में आई है। तो इसको और ज़्यादा तेज़ लाना, इसके लिए क्या क्या आप कदम उठा रहे हैं? इसी के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से काम चालू करना किया। सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा, जिनने मुझे मौका दिया। और हमने पहली मीटिंग उनसे जब मार्गदर्शन लिया था तो उन्होंने कहा था किसी भी राज्य की उन्नति उसकी औद्योगिक ग्रोथ से ही जानी जाती है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की एक समय के बाद एक सेचुरेशन की स्थिति आती है। मैं गुजरात भी गया, वहाँ होकर के आया, समझा, देखा, और मुझे इस बात का संतोष मिला कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो हमने सभी प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, जिस आधार पर संभाग में हमारा आमतौर पर हमारे यहाँ बड़े किसी शहर में हो जाती थी, लेकिन अब हमने उज्जैन, रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम, छोटे छोटे स्थान पर एक तरह से इसका मौका लेकर के और भविष्य में हर सेक्टर में अलग अलग प्रकार के निवेश की कई सारी संभावना है। लोग आए, देखे, पहली बार घूमे, उसके बाद यहाँ राज्य के अंदर और राज्य के बाहर, देश के बाहर भी मैं अपने सब प्रकार के निवेशकों से खुद भी मिलने गया, उसका लाभ भी मिला है। तो ये जो भी औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की ओर से, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। इसकी कुछ खास बातें बताइए कि इसमें किस तरह से उद्योग को यहाँ पर प्रोत्साहन मिले। देखिए, ये बात सही है कि बदलते दौर में हमको अपनी नीतियाँ भी उद्योग अनुकूल बनाना चाहिए। हम अगर रोजगार चाह रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के साथ सरलीकृत व्यवस्था को लागू करना चाहिए, और इसी आधार पर हमने अलग अलग 19 प्रकार की पॉलिसियाँ लेकर आए हैं, जिसमें इंडस्ट्री की है, एमएसएमई इंडस्ट्री की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप की है। ऐसी कई प्रकार की नई आधुनिक व्यवस्थाओं या विधाओं की भी गुंजाइश है। ऐसे में परंपरागत भी है, जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स से लगा करके बाकी चीज़ों में जो हम अपना अलग से प्रोत्साहन देते हैं, उस प्रोत्साहन को पारदर्शी रूप से सबके सामने ला रहे हैं। माइनिंग सेक्टर भी उसका एक उदाहरण बना है। एविएशन, परिवहन के मामले में भी हमने उतना ही ध्यान दिया जो बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो आपका जोर जो है 3D पर है, आप 3D की बात कर रहे हैं, और इसको अगर मैं दर्शकों को परिभाषित करूं तो 3D में पहला तो आयाम आता है कि जो निवेश है वो बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि 4 लाख करोड़ के करीब का प्रस्ताव। दूसरी बात आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये आता है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है उस पर जोर दिया जाए।
और तीसरा आपका आता है 3D का आयाम की जो स्किल डेवलपमेंट है, जो यहाँ के युवा हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि जब नए नए अवसर आएंगे उद्योग धंधे के तो उसके लिए वो अपने आप को उनको रोज़गार मिले। तो इस पर आप आगे किस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो 3D का एम्बिशियस गोल है इसको पूरा करने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम समेकित रूप से देखेंगे तो ही विकास समग्र होता है। केवल एक ही तरफ से जाएंगे तो बात नहीं चलेगा। इसलिए सिंगल विंडो परमिशन वाला सिस्टम चालू किया ताकि गुड गवर्नेंस से उद्योगपति के पास में आने जाने की बात करने के लिए अगर 10 जगह उसको अगर चक्कर खाना पड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका मन थोड़ा खराब होता है। और जब उद्योग संवर्धन को हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं तो हमको पारदर्शी तरीका, सरलीकृत तरीका, इजी अप्रोच और संबंधित व्यक्ति के साथ में जो हमारे राज्य की अनुकूलता उसको जोड़ने का प्रबंधन करना चाहिए। तो हमने जिला कलेक्टरों को एक उद्योग प्रकोष्ठ बनाते हुए उनको प्रोसेस करने के लिए बात कही कि भाई आप इनसे जुड़ करके आप मदद करिए जितने लोग आ सकते हैं। एक उद्योगपति कभी बिजली कनेक्शन के चक्कर खाएगा, कभी नल कनेक्शन के चक्कर खाएगा, बिल्डिंग परमिशन वाला परेशान करता है, डाइवर्सन वाला परेशान। तो 28 प्रकार की अनावश्यक परमिशनों में जो जरूरी है वो 10 परमिशन हमने निकाल लिया। अब 18 परमिशन की आवश्यकता नहीं। अर्थात ऐसे कई नए सुधार किए जिसका लाभ हमको मिल रहा है। तो इसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैबिनेट में ये भी फैसला किया है कि जो नई एविएशन पॉलिसी आपकी आई है कि इतने किलोमीटर पर एयरपोर्ट, इतने किलोमीटर पर आपकी जो एयर स्ट्रिप और इतने किलोमीटर पर हेलीपैड, इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये इसके पीछे की सोच क्या रखी? देखिए, दोनों बातें हैं। मैंने इसको केवल एविएशन या हमने हवाई यातायात का नहीं सोचा, सब सेक्टर में समग्र रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है अपनी भौगोलिक सीमाओं के बलबूते पर। तो उसके आधार पर हमको सभी प्रकार से विकास की अगर प्लान बनाना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जिस आधार पर हम भविष्य में अपने विकास को सुनियोजित तरीके से ले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमारे पास प्रत्येक 45 किलोमीटर में एवरेज एक हमारी कॉन्स्टेंसी है, तो इस विधानसभा के दरमियान एक कम से कम हेलीपैड पक्का होना चाहिए जहाँ हम अपना हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उतार सकें। फिर हमने कहा कि भाई लगभग 150 किलोमीटर में एक अपना हवाई अड्डा होना चाहिए। ये एक मोटी आवश्यकता है जिसके आधार पर हम अपने को यातायात के हवाई यातायात की दृष्टि से देखें। आज की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 एयरपोर्ट तो हमारे यहाँ चल रहे हैं। माननीय मोदी जी से 2 अभी एयरपोर्ट का हम अपना उद्घाटन कराने वाले हैं और 2 बन करके तैयारी की स्थिति में। तो अर्थात एक ही साल में 4 एयरपोर्ट अभी हम लोकार्पित करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 3 लोकार्पित करा चुके हैं और लगभग एक ही साल में 10 मेडिकल कॉलेज अभी हम तुरंत वापस लोकार्पित करा रहे हैं। तो हमको हर सेक्टर में अपनी प्लानिंग के आधार पर, जब मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमने कहा कि सबसे पहले हमारी 29 लोकसभा है, 29 लोकसभा में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज हर लोकसभा में होना चाहिए। और आज की स्थिति में उस गोल को पूरा कर रहे हैं। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से लगभग 55 डिस्ट्रिक्ट हमारी है, लेकिन 2 साल के अंदर हम 41 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये कोई राज्य देश भर में इतना तेज़ गति से इस दिशा में नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही आप सब सेक्टर की बात कर लें, जैसे हमारे अपने आज की स्थिति में लगभग 5,500 किलोमीटर का हमारा राजमार्ग है और 550 से ज़्यादा ट्रेनें हमारी चल रही है। लेकिन नए रूट अभी हम और बहुत सारे निकाल रहे हैं जिसमें हम भविष्य में रेल यातायात का, हवाई यातायात का, राजमार्ग का, ऐसे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी, इसी की अगर हम थोड़ी सी अलग बात करें तो जो नई रेलवे लाइन की बात हो रही है, जो मनमाड़ तक की रेलवे लाइन की बात हुई है, और इसके साथ साथ जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो सुपर फास्ट हाईवेज बनेंगे यहाँ पर, उसमें मध्य प्रदेश कहाँ पर अपने आप को देखता है? मध्य प्रदेश इसमें सबसे तेज़ गति वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। और जैसे मैंने कहा कि एविएशन की इन व्यवस्थाओं के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं तो अब मान के चलो कि भविष्य में दिल्ली को भी भविष्य में एविएशन को लेकर के मध्य प्रदेश के हमारे हवाई अड्डों की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो देश की आवश्यकता मानते हुए उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे आज की स्थिति में भविष्य को लेकर के मान के चलिएगा कि दिल्ली, मुंबई एकमात्र स्टेट मध्य प्रदेश है जहाँ से 1 घंटे की दूरी पे दिल्ली भी है और 1 घंटे की दूरी पे मुंबई भी है। बाकी राज्यों की दूरी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में देश के लिए भी ये बहुत महत्व का केंद्र है मध्य प्रदेश। इसलिए तो उसको देश का दिल बोलते हैं। तो जो मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इसमें मध्य प्रदेश कैसे अपने आप को हमने सरकार बनाने के साथ ही टारगेट किया कि हमारी अर्थव्यवस्था डबल करेंगे। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है
कि लगभग जब हम आए तो 3.25 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था थी। आज की स्थिति में इसी साल 4 लाख से ऊपर का बजट हम पास कर रहे हैं और ये 5 साल में 7 लाख के ऊपर ले जाएंगे। एक बात ये भी आती है डॉक्टर यादव की, जो आप करने जा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अन्य राज्य भी इसी तरह से अपनी यहाँ निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश इस लिहाज से, जैसे हालांकि मैंने इस बारे में शुरुआत में पूछा भी था आपसे, लेकिन क्या वाकई मध्य प्रदेश आकर्षित कर पाएगा? आकर्षित कर पाएगा ये तो आप हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समर्थन से समझ सकेगा। जब हमने रीजनल स्तर पे बात कही तो 4 लाख करोड़ का निवेश तो आ चुका है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के हमारे अवसर प्रारंभ होकर के हमारे MOU हो गए। तो स्वाभाविक से ग्लोबल में तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का आकर्षण है। एक डॉक्टर यादव, आपने जिक्र किया था सेमीकंडक्टर क्षेत्र का, कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है और यहाँ का जो अपना एक क्लाइमेट है, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, वो उसको सूट भी करती है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंट है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो कि अब उसमें ही भविष्य भारत देख भी रहा है, तो ऐसे में 50,000 हमारे पास बीटेक युवाओं का बड़ा बौद्धिक क्षमता का ये अपना बैंक है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जैसे कहा कि यहाँ कभी लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई, लैंड प्रॉब्लम नहीं है, पानी सरप्लस है, बिजली सरप्लस है, सब कुछ अनुकूलता। तो जो भविष्य की संभावना वाले उद्योग है उसमें से एक बड़ा उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का है, सेमीकंडक्टर का, इसमें हम आगे बढ़े। आपने इस निवेश समिट से पहले कई देशों की यात्रा भी की थी। जापान की आपकी यात्रा है और वो काफ़ी सक्सेसफुल मानी भी गई। वहाँ पर आप अलग अलग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मिले थे, टोयोटा वालों से भी आपकी बातचीत हुई थी। तो ऐसे में आपको कितनी उम्मीद है कि यहाँ पर उनका निवेश? देखिए, हमारे यहाँ अपने राज्य को लेकर के दोनों, अगर मैं देश को लेवल पे देखूँगा तो ये 3 और 4 नंबर की अर्थव्यवस्था है दुनिया के सामने। जर्मनी और जापान, इंग्लैंड को तो हम बीट कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारे लिए बड़े पैमाने पर वहाँ की और हमारे बीच की आपस की एक दूसरे की रिक्त के स्थान की पूर्ति कैसे हो सकती है, इस आवश्यकताओं को देखकर हमने बात की है। दोनों जगहों की एक कॉमन बात है कि वहाँ पॉपुलेशन की संकट है। जापान की भी आबादी एक तरह से नई आबादी मानना के बराबर है। आर्थिक दौर भी उनका अपना एक अलग तरीका है। तो जापान के लोग भी निवेश करना मध्य प्रदेश में चाहते हैं। ऐसे ही जर्मनी की स्थिति, जर्मनी में भी वही हाल है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि दोनों देशों से हमारा बहुत अच्छा, अभी तो को पार्टनर है हमारे पूरे इसमें, तो इसलिए इसका लाभ हमको मिलेगा। एक प्रश्न, ये मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो ये भी उठता है कि यहाँ पर जो विकास है वो 2-3 बड़े शहरों के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। जैसे अब आप भोपाल के पास चले जाएँ तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, इंदौर में चले जाएंगे तो पीतमपुर आपको मिलेगा। तो पूरे प्रदेश में विकास की जो आप सोच रख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, उसका लाभ सब दूर पहुँचे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको शुरुआत में कहा, हमने तो कहा कि हमारा हर संभाग केंद्र है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मतलब ये था कि हम अपने हर रीजन तक जा रहे हैं और वहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम बड़े शहर की क्या बात कर रहे हैं, बड़े शहर तो है ही है, लेकिन बड़े शहर को भी आने वाले 25 साल तक व्यवस्थित बन जाए, इसलिए इनको भी आसपास के 4-5 जिलों को लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी तक हम जा रहे हैं। जैसे इंदौर है तो इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, इन 4-5 जिलों के इंडस्ट्रियल बेल्ट को मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। भोपाल का हमारा 4 जिले आसपास के, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद और अपना भोपाल, तो ये एक एक करके सभी विदिशा भी इसमें जोड़ने वाले हैं। तो ये 5-5, 4-4 जिले जोड़ करके बड़ा प्लान रख रहे हैं और बड़े प्लान के आधार पर इन जो बड़े शहर हैं उनकी सुव्यवस्थित प्लानिंग हो जाए, जो छोटे हैं वो बड़े कैसे बन जाए, और जो अपनी स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो उसको भी मेंटेन करें और इंडस्ट्री वाला भी काम चले। आप बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत नज़दीक से आपने मध्य प्रदेश को देखा है, लेकिन आप ये भी देखा होगा आपने कि यहाँ पर जो ये इन्वेस्टर समिट है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे शायद अगर मैं ठीक हूँ तो वहाँ शुरू हुई थी, तो हर साल यहाँ पर होती है। इसमें कई सारे, हर साल नहीं होती, 2-3 साल में होती। तो MOU साइन होते हैं। अब हम तो हर महीने कर रहे हैं। अच्छा, हमने मान के चलो कि केवल लोकसभा चुनाव का समय छोड़ दें 3.5 महीने का, हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, ये अलग बात उसका लेवल जैसा हो, जैसे रीजनल पहले की है, अभी हम ग्लोबल कर रहे हैं तो हर महीने और अगले महीने भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसको बात बंद कर देंगे। जब आप लगातार निवेश का माहौल बनाओगे तो वातावरण बनता है और उसका लाभ मिलता है। तो सवाल ये था कि इसमें निवेश तो होता है, MOU साइन होता है, लेकिन ज़मीन पर कितने उतरते हैं? सारे ही ज़मीन पर उतरते हैं। हमारी कोई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अगर जो भी होती है उसमें हम दिन भर का 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का कार्यक्रम बनाते हैं
उसमें से एक बड़ा कार्यक्रम है पिछले महीने जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, उसके किसी भी एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री के पूरे प्रदेश भर के भूमि पूजन, लोकार्पण, इसको भी ऑनलाइन दिखाते हैं, केवल कागज़ पे नहीं रखते। तो वो एक उत्साह का वातावरण बनता है, लोगों को मज़ा आता है, सबके बीच बात आती है। और ये इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर रहे हैं। तो वो लगातार निरंतरता जब करते हैं, राम 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 लगातार रटोगे तो उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सिद्ध करने के तरीके तो मैं मान के चलता हूँ, उद्योग की बात करने से बात नहीं बनेगी। तो आपने कहा कि लोगों को इससे मज़ा आता है, लेकिन हम देख रहे थे कमलनाथ जी को इस पर मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि आप जिक्र करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक समिट तो हो रही है, लेकिन बताएं मुख्यमंत्री जी कि इससे कितने लोगों को वाकई रोजगार मिलेगा। कमलनाथ जी उनके भतीजे से पूछ लो, वो 4 जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे से MOU कर रहा है। अच्छा वो राज्य में काम कर रहे हैं। तो कोई भी आए, मैं इसको दलों की सीमा से भी नहीं देखता हूँ, लेकिन उनके छिंदवाड़ा के अंदर डेवलपमेंट देख ली, जिस ढंग से हमने काम किया है, हम सब हमारे निगाह में बराबर है। और ऐसे वो तो मूलतः उद्योगपति, उनका भी स्वागत है, आए निवेश करें, लोगों को रोजगार। कमलनाथ जी भी आए आप? आए, रोजगार मिलेगा, क्या दिक्कत है। कमलनाथ जी अभी खाली तो बैठे हैं, कर क्या रहे हैं, अच्छा बिजनेस करे तो अगली बार। अच्छा, तो आपने उनको बेरोजगार कर दिया, आप उनको सबमिट करके रोजगार देना चाह रहे हैं? मान के चल, राजनीति में कोई बेरोजगार, वो तो अपनी राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन उनका अपना व्यापार व्यवसाय है तो उसमें वो करें, उसमें करें। पर इसमें प्रश्न ये भी उठता है, जो आपने कुछ आंकड़े भी दिए थे MSME के लिए आपने बात की थी, तो एक टारगेट भी आपने फिक्स रखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, 80 लाख से ऊपर की बात आप कर रहे हैं। वो आपको लगता है कि वाकई प्रैक्टिकल है? 100% है। हमने तो अपनी ये गरीब महिला, किसान, युवा, इनकी नीतियाँ बनाई है और ये टारगेट लिया कि हमारे राज्य के युवाओं का 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दे देंगे। तो वो टारगेटेड है, कोई हवा में कोई बात नहीं है। एक दूसरा प्रश्न आता है डॉक्टर यादव की, जो लाडली बहन योजना चल रही है मध्य प्रदेश की, क्या इनके चलते खजाने पर असर नहीं पड़ता, और क्या इन पे अब कुछ रिवीजन की बात होगी? देखो, दोनों बातें हैं। मैंने तो मान के चलता, जब हमने सरकार बनाई थी तब से हम कह रहे कोई योजना बंद नहीं करेंगे, सारी योजना चालू रहेगी और सभी योजनाओं को कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया, कहीं कोई खर्चा नहीं तकलीफ आने दी कि हमारा कोई चेक हमारा बाउंस नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी सही कि हमने आय बढ़ाने के रास्ते ढूंढे। खर्चे तो जो है वो है, लेकिन आय बढ़ती जाए और योजना में और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, उसलिए पॉलिसियाँ लाए। ये सारी पॉलिसियाँ ला करके बिजनेस को और बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं। अब जैसे देश में इस समय कुंभ चल रहा है, महाकुंभ की बात हो रही है, ये आप एक तरह से निवेशकों का यहाँ पे कुंभ आप यहाँ पे कर रहे हैं। हम अगला अपना सिमस्त उज्जैन में 2028 का होना, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहाँ से उसकी भी सारी मंजूरियाँ कर दी। अच्छा, उसमें भी सारे सिस्टम हमने खड़ा कर तो प्रयागराज से कुछ आपने हाँ, बहुत सारी चीज़ें, भीड़ प्रबंधन वगैरह, हमारे लोग भेजे भी थे, मैं खुद भी गया था, अधिकारियों की टीम भी भेजी। और ये जो हम एक दूसरे जाते आते रहते, जाना भी चाहिए। और जो ट्रैफिक जाम वगैरह की जो दिक्कत, ये सारे हमने मार्ग बना दिए, सारी व्यवस्था पे लग गए हम, रेल, बस, हवाई यातायात की सुविधा। और जो विपक्षी पार्टियां कुंभ को लेकर के सवाल उठा रही हैं, ममता जी ने तो बोल दिया कि मृत्यु कुंभ है। अच्छा, ये इनका पहले ही वोट बैंक खत्म हो रहा था और पूरा हो जाएगा। ये हिंदू धर्म का अपमान करने में अगर आनंद महसूस होता है तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मोहन यादव हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो समिट होने जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। वापस चलते हैं स्टूडियो।